हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रिपरेशन आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही है और आप प्रॉपरली अपने टाइम टेबल को, शेड्यूल को प्रिपेयर करके चल रहे हैं। ओके, एग्जाम में हम अपना पेपर लिखकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि हमारे ज्यादा मार्क्स आए, अपने दोस्तों से, दुश्मनों से ज्यादा मार्क्स आए। इन शॉर्ट, हमारी जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज है, वो बढ़े। उसके लिए हमें अलग अलग कई सारे जो तरीके हैं अपनी प्रेजेंटेशन के, वर्किंग के, फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, उसी में से जब मैं स्पेशली इनकम टैक्स की बात करता हूं, लॉ में भी आप इस चीज को फॉलो करते हो, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने आ जाती है दोस्तों, वो है कि हम अपने सेक्शंस को किस तरीके से कवर करें। जब भी हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो हमें अच्छे तरीके से आता है और हम उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। ओके, हमने पूरा का पूरा आंसर सही निकाला, प्रेजेंटेशन प्रॉपरली करी, लेकिन उसी सेम क्वेश्चन में आपके 10 में से मान लीजिए 6 मार्क आए हैं और एक के 8 मार्क्स आए हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस होता है अपने आंसर को, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रॉपरली इंटरप्रेट करने का। ओके, अभी आने वाले एग्जाम में स्पेशली चाहे वो सीए का हो, सीएमए का हो या सीएस का हो, क्योंकि कंपटीशन का लेवल दोस्तों देखो बहुत ज्यादा है। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है हर कोई कर सकता है, लेकिन वहां पर ऐसे 2-3 स्टेप्स जो हम फॉलो करें, उसे अपने आंसर्स में ऐड करें, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स बढ़ें, उस चीज को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड दैट इज व्हाट, हाउ टू कवर सेक्शंस। चाहे आप रिस्पेक्टिव किसी भी प्रोफेशनल बॉडीज का एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, ये सिंपल सी टेक्निक, सेलेक्टिव सेक्शंस को याद करना, ये टेक्निक आपको डेफिनेटली अपनी इंटरप्रिटेशन में लिखने की हेल्प करेगी। तो चलिए वन बाय वन टॉपिक को कवर करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा 5 हेड्स तक के सेक्शंस को। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले छोटा सा सेक्शन हमें कंप्यूटेशन वाले टॉपिक में याद रखना, उसके बाद हमारी लिस्ट आगे लंबी होगी। कंप्यूटेशन, भाई पूरे इनकम टैक्स के पेपर में कहीं ना कहीं पर आपको टैक्स निकालने को तो आएगा, या टैक्सेबल इनकम निकालने को तो आएगी। तो जब टैक्सेबल इनकम आप निकालते हो तो उस टाइम पर आप एक फॉर्मेट बनाते हो और सारे हेड्स की इनकम को जोड़कर यहां पर एक टोटल इनकम निकाल लेते हो आफ्टर डिडक्शन एंड ऑल। ओके, जब आपने टोटल इनकम निकाली है तो टोटल इनकम के बाद आप जानते हो कि हमें उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, नियरेस्ट 10 रुपीज से उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। और ठीक उसी तरीके से जब हम टोटल टैक्स निकाल लेते हैं तो उसको भी नियरेस्ट 10 रुपीज से राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो क्यों ना एक सिंपल सा स्टेप हम अपना ऐड करें। जब हम यहां पर टोटल इनकम अपने सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, उसके ब्रैकेट में लिख दें कि राउंड ऑफ एज पर सेक्शन या अंडर सेक्शन। ये 2 सेक्शन आपको याद करने हैं। देखिए, मैं आज की इस वीडियो में उन सेक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं, उन पॉइंट्स को बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में लगभग आते ही आते हैं। हम जानते हैं भाई सर, सैलरी का चैप्टर बहुत बड़ा है, पीजीबी का चैप्टर बहुत बड़ा है, कैपिटल गेन बहुत बड़ा है, हम हर एक के सेक्शंस प्रॉपरली याद नहीं रख सकते। याद रख सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उन कंटेंट को, उन सेक्शंस को याद रख लें जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली इससे हमारे इंटरप्रिटेशन को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हम कहीं पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये स्टेप तो आएगा ही ना। इनकम टैक्स के एग्जाम में कम से कम ये चीज तो आएगी ना, तो वहां पे अपना सेक्शन आप प्रॉपरली मेंशन करिए, 2888 2888B, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये याद भी रहता है। ओके, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस का आ गया, अगर रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आता है, या रेजिडेंशियल स्टेटस आप अगर निकाल रहे हो किसी का, तो डेफिनेटली पहले बेसिक कंडीशंस देखोगे, जिसको हम अपने कंटेंट में 1A और 1B कहते हैं, और उसके बाद फिर एडिशनल कंडीशंस देखते हो, कंडीशन 2 और 3, जिससे हमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का पता लगता है। हाँ जी सर, ये तो करोगे ही ना, करोगे ही। तो जब आप आंसर लिख रहे हो, मान लीजिए मिस्टर एक्स है। ओके, मिस्टर एक्स का आपने रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला, इसमें आपने पहले बेसिक कंडीशंस को देखा, 1A और 1B, और वो प्रूव कर जाते हैं या नहीं भी करते, वटेवर, आपने बेसिक कंडीशंस देखी ना, और फिर आपने अगर प्रूफ कर जाती है बेसिक कंडीशन, फिर आप एडिशनल कंडीशन पे गए 2 और 3 पर। तो आप क्वेश्चन में ऑलरेडी ये चीज बताओगे कि मिस्टर एक्स सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन ऑफ 182 डेज और मोर, और 60 डेज प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स, इन द प्रीसीडिंग 4 इयर्स। ये लिखोगे ना, उसके सामने सिर्फ इतना लिखना कि अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1।
जब आप एडिशनल कंडीशन की एक्सप्लेनेशन दिख रहे हो वहां पे सिर्फ इतना लिखना अंडर सेक्शन 16 अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, क्या मुश्किल काम है? जो चीज ऑलरेडी आप लिख रहे हो आपको बस ये सेक्शन याद रखने और उसे वहां पर उस लाइन में पुट करना है। जैसे मान लीजिए मैं इसी की बात करूं तो अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6, पूरा लिख लीजिए चाहे तो, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, मिस्टर एक्स सेटिस्फाई और उसके बाद अपनी कंडीशन जो भी आपकी आएगी, कंडीशन ए और बी दोनों में से जो भी करेगा, 182 डेज या 60 डेज वाली, ये लाइन बस आपको ऐड करनी है और सेक्शन को मेंशन करना है, बात बन जाएगी। ये सेक्शन याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सैलरी की तरफ। सैलरी का क्वेश्चन सर आएगा, हम जानते हैं, डेफिनेटली आएगा, चांस ही नहीं बनता कि सैलरी का क्वेश्चन ना आए। और सैलरी के क्वेश्चन में ऑब्वियसली कई सारे पॉइंट मिक्सचर होकर आते हैं और उसमें से कहीं ना कहीं ये कंटेंट तो लटकता ही है, ये पॉइंट तो सैलरी के कहीं ना कहीं टकराएंगे ही। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा फोकस ये नहीं कि आप वन बाय वन सारे के सारे सेक्शंस याद कर लो, मैं एटलीस्ट उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जो आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में आएंगे। जैसे सबसे पहले अगर मान लीजिए कहीं पर भी ड्यू बेसिस या रिसीव्ड बेसिस का सैलरी में क्वेश्चन आता है कि भाई टैक्सेबल क्या होगा, एडवांस में सैलरी ले ली या काम कर लिया नहीं मिली, ड्यू हो गई है, मतलब कौन सा चार्जेबल होगा? सर हम जानते हैं ड्यू एंड रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, बस सेक्शन मेंशन कर देना एज पर द सेक्शन 15 या अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ये ड्यू एंड रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल, सेक्शन याद रखना है। और डिडक्शंस को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम भूल जाएं। सैलरी का क्वेश्चन करोगे एंड में आके डिडक्शन देनी है, डिडक्शन सर हम जानते हैं सेक्शन 16 की होती है, लेकिन 16 का भी देखो, 16 का भी 1 2 पैरा जो है आपका 3 ऐसे याद कर लो, सेप याद करके, सितंबर याद करके, ठीक है, आपके टीचर का बर्थडे सितंबर में आता, सितंबर याद कर लो, ओके, दैट इज व्हाट आपका एस हम जानते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर ई यूजुअली नहीं आता, एंटरटेनमेंट अलाउंस वाली डिडक्शन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होती है। पी प्रोफेशनल टैक्स, हाँ ये पूछ लिया जाता है। तो सेक्शन 16 लिखा है, ठीक है, बढ़िया मजेदार है, लेकिन सोचो पैरा भी मेंशन करके आए हो आप, 1 2 3 कोई भी, दैट्स इट, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यार, एचआरए या आरएफए आता ही आता है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन फंस गया, पेंशन और ग्रेचुटी आ ही जाएगा। नॉर्मली प्रोविडेंट फंड और पर्क्स आपसे पूछे ही जाते हैं, पर्क्स की तो पूरी लिस्ट है, मैं उस पर फोकस करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पर्क्स लिख रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, एचआरए में कंप्यूटेशन करते हो? सर कंप्यूटेशन, हाँ कंप्यूटेशन करते हैं सर, एग्जम्पशन की करते हैं, एग्जम्पशन एग्जेम्प्टेड इनकम सेक्शन 10 में होती है। तो एचआरए में जब आप एग्जेम्पशन लिखोगे, एग्जेम्पशन इज द लोअर ऑफ द फॉलोइंग और उसके ब्रैकेट में लिखोगे अंडर सेक्शन, तो सोचो एग्जामिनर पर क्या इंपैक्ट जाएगा, सेक्शन मेंशन कर देते हैं, सेक्शन 10 आपका 13A। और आरएफए के एग्जम्पशन जो हम निकालते हैं उसमें कोई क्या नाम है, एग्जम्पशन नहीं है, वो एक तरीका है, एक प्रोसीजर है कि किस तरीके से आपको आरएफए की वैल्यू निकालनी है। तो जब सेक्शन नहीं होता, जब प्रोसीजर होता है, जीएसटी से आपको हिंट लगाइए, जीएसटी में इतनी एक्सप्लेनेशन है हमारी, उसमें दो चीज हम बहुत पढ़ते हैं कि सर एक तो आपका सेक्शंस है और एक रूल है। तो सेक्शंस क्या होते हैं? प्रोविजंस होते हैं, जो नियम है। रूल्स क्या होते हैं? जो प्रोसीजर होते हैं। तो ऑब्वियसली आरएफए बेसिकली एक तरीका है, एक प्रोसीजर है टैक्सेबल वैल्यू निकालने का, तो वो हमारा रूल 3A में आएगा। तो 3 याद करना, सिंपल, ये 13A है, ये आपका 3A, ठीक है, 1 रूल 3(1), तो इस तरीके से याद रखना, नॉट 3A 3(1), ये याद रखेंगे। तो भाई पता है इतना तो आ ही जाएगा, ये 7-8 हमने याद कर लिए सारे के सारे, उसमें से 3-4 भी आ जाएंगे, तो सोचो इंटरप्रिटेशन कितनी बढ़िया होने वाली है। ओके, सिमिलरली अब पेंशन और पर्क पे आते हैं, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी पर आते हैं। देखिए पेंशन और पर्क मैंने एक साथ रखा है, हालांकि पेंशन को हम साथ साथ रिटायरमेंट बेनिफिट में पढ़ते हैं, जहां पे स्कीम एग्जम्पशन निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले पर्क की बात करता हूं। पर्क की टैक्सेबिलिटी सर हम जानते हैं, हमें आपका यहाँ पे दिक्कत दे रहा है आज पेन ना, कुछ यहाँ पे हैंग हो रहा मामला, वटएवर, मैं इधर लिख देता हूं, ये याद रखिएगा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 जो भी पर्क्स आ रही हैं हमारी, उनकी टैक्सेबिलिटी सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में है और रिलेटिव पैराज हैं हर एक के, पैरा में मत फंसिएगा, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है यहाँ पे सेक्शन की, अगर आप इतना भी लिख देते हो तो। और सिमिलरली जो पेंशन है दोस्तों,
सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 लिख लीजिएगा। सर ये कैसी बात आप कर रहे हैं, मतलब पेंशन तो रिटायरमेंट में हो गया, वो पर्क से उसका क्या लेना देना? देखो पर्क से कोई लेना देना नहीं है, ओके। यहां पर पेंशन मिलती है टैक्सेबल होती है, वो लिखा हुआ है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में। तो अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो आप ऑब्वियसली लिखोगे द पेंशन रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस पर जो मिलती है, रिसीव्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 इज फुली टैक्सेबल। हां, जब हम आपके कम्यूटेड पेंशन का वो 1/3 और 1/2 निकालते हैं ग्रेचुटी के अकॉर्डिंगली, वो हमारा सेक्शन 10A में है। ये याद रखना है, ये याद रखना है। हो गया काम हमारा पूरा का पूरा। और रही बात प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी की दोस्तों, तो जब मैं प्रोविडेंट फंड की बात करूंगा तो वहां पे सिर्फ सेक्शन 10 याद रखिएगा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा टेबल अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन हैं एग्जम्पशन के, टैक्सेबिलिटी के, तो वहां पे उसके सब सेक्शंस में जाने से थोड़ा फिर दिक्कत होगी। और उसके बाद मतलब आपका अगर प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट कर रहे हो तो सेक्शन 10 लिखो, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। हाँ, जो आपका ग्रेचुटी वाला है वो आप 10 सबसेक्शन 10 10 आ रहा है हर कैटेगरी में, अलग अलग रूल में। टेबल सिंपल से याद कर सकते हो। ग्रेचुटी का एक और तरीका बताता हूं याद रखने का। ग्रेचुटी दो निकालते हो आप, कवर्ड एंड डायरेक्ट, नॉट कवर्ड एंड डायरेक्ट। तो कवर्ड वाली पैरा 2 में है, नॉट कवर्ड वाली पैरा 3 में है, अगर याद कर सकते हो, अदरवाइज इससे भी काम चल जाएगा, ओके। तो ये वो सेक्शन आई रिपीट, जो आप एक कंपलसरी बेसिस पर याद रख सकते हो यार, ठीक है। और एग्जाम में आप डेफिनेटली इनका इस्तेमाल करोगे अपने इंटरप्रिटेशन में। रही बात हाउस प्रॉपर्टी की, तो हाउस प्रॉपर्टी इज अ वेरी सिंपल थिंग, आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। छोटे गिने चुने सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन 22 है। अगर ग्रेचुटी का क्वेश्चन आएगा, ये डिडक्शन आप जानते हो वो सर 24 में है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट, ये आप डेफिनेटली मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी के आप जीएवी तो कैलकुलेट करोगे। जीएवी अंडर सेक्शन 23 कैलकुलेट होती है। वर्किंग नोट में लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी अंडर सेक्शन 23, इतना लिखना है। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें आज तक, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी तो लिखा होगा ना, हर जगह लिखा होगा, उसके बाद अंडर सेक्शन 23 लगा देना, दैट्स इट। और बाकी तीन हमारे सिंपल से हैं। आरसीडी, दैट इज आपका रिकवरी ऑफ रेंट, अगर कुछ अनरियलाइज रह गया था पुराना वाला, ये कोनरशिप है और ये डीम्ड ओनरशिप है, 25, 26, 27। तो ये तो सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा सिरदर्द नहीं है याद करने वाला। हाँ, इस पर आते हैं जरा, पीजीबीपी पर। पीजीबीपी का क्वेश्चन भी आएगा और इसमें से जो हमारा कंटेंट है वो अक्सर डेफिनेटली पूछा जाता ही, कंफर्म है, चाहे वो एमसीक्यूज हो या कुछ भी हो, ओके। अब पीजीबीपी के सेक्शंस बहुत सारे, डेफिनेटली बहुत सारे याद कर सकते हो, अच्छी बात है। मैं उस पर फोकस बता रहा हूं जो एग्जाम में टकरा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। डेप्रिसिएशन, पीजीबीपी का क्वेश्चन हो, डेप्रिसिएशन ना आए तो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन 32 सर हम जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं। और ऐसी एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करें, न्यू मशीनरी पर आ ही जाता है, दैट इज 32 सबसेक्शन 1। सिंपल सा पॉइंट याद रखेंगे, ओके। इसके अलावा 35 मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च वाला और आपका स्पेशल बिजनेस वाला 35 और आपका 35 एडी, ये दोनों आपको याद होंगे अगर आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करके चल रहे हैं, ओके ना। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अदर एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो रिलेवेंट बेसिक खर्चे होते हैं जो फॉर्म से रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे हमारे 36 सबसेक्शन 1 में है। तो जहां कहीं पर भी कोई एक्सपेंडिचर आ रहा है तो दैट इज डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1, पैरा में जाने की जरूरत नहीं है। 36 सबसेक्शन 1 लिखोगे बात बनेगी, बिल्कुल बराबर बनेगी। 36 भी लिखोगे तो भी बात बनेगी, ओके। सिर्फ पॉइंट्स को याद करने वाली चीज है। और हाँ, टीडीएस वाला, रिलेटिव वाला और 10,000 रुपए वाला, ये पॉइंट अक्सर आता है, ये पॉइंट अक्सर आता है। टीडीएस वाला, आपके फॉरेन वाले को पेमेंट करी, टीडीएस नहीं काटा या जमा नहीं कराया, आपने क्या नाम है अपना इंडिया में ही पेमेंट करी लेकिन टीडीएस नहीं काटा जमा नहीं करवाया, पॉइंट आता है ना 30%, 100% डिसअलाउड हो जाना, ठीक है, बिल्कुल याद होगा, वेरी सिंपल। ये 40 है। रिलेटिव की बात करते हैं कि काम हमने अपने रिलेटिव से काम करवा लिया और रिलेटिव को जो पैसे बनते थे, नॉर्मली एक फेयर वेज रेट 20,000 रुपये बनता था, हमने 25,000 रुपये पे कर दिया, तो 5,000 रुपये का डिसअलाउड हो जाएगा, खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, दैट इज 40A में आ जाएगा। ए है, A3 है, 40A है, हाँ जी। 10,000 रुपये से ऊपर की कैश पेमेंट नहीं बनती, ये पॉइंट कहीं ना कहीं आ जाता है, ये 40A3 है, ये सेम। और हाँ, सीरीज 44 तो देखो वो तो याद करनी पड़ेगी, उसको तो मैं बोलता हूं कि कॉम्प्रोमाइज ना करें, बट द थिंग इज सेम। ये क्वेश्चंस, इनका कोई ना कोई पॉइंट
जो एग्जाम में आ ही जाता है, जस्ट एक सेक्शन मेंशन करने की वजह से आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे स्कोर करने के। ओके, नाउ अगले टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, आप सिंपल नोट डाउन करके कॉपी में इसको याद रख सकते हैं। अब जब भी कैपिटल गेन की बात आती है, तो कैपिटल गेन का दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो पहले तो आपको यही पता लगाना पड़ता है ना कि ये एसेट, पर्टिकुलर एसेट पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। सबसे पहले तो यही पता करते हो ना। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सेक्शन 242A, सेक्शन 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 29A। 2 याद करने में तो दिक्कत है ही नहीं। जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं, ओ सॉरी माफ कीजिएगा एसेट्स बोल रहा हूं, जितनी भी आपकी डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी आपकी सेक्शन 2 में लिखी हुई है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की 40 आपका सबसेक्शन आ गया 42A और ये 29A। तो जब भी कुछ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप शुरू कर रहे हो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का, कंप्यूटेशन से पहले लिख दो द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द सर्ट गिवन एसेट इज मोर देन 3 years 12 months या 24 months, जो भी आपका डिपेंड करेगा कि एसेट कौन सी है। सो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, या फिर ये वाला, इट इज क्वालिफाई एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। आप जब कैपिटल गेन का क्वेश्चन कर रहे हो तो डायरेक्टली शुरू कर रहे हो ना आंसर करना कि भाई ये आंसर है मेरा, उससे पहले सिर्फ इतनी लाइन लिखनी जो मैंने आपको जब भी बोली कि आपने मेंशन कर दिया पीरियड ऑफ होल्डिंग इतना है। सो अंडर सेक्शन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A या 29A, जो भी डिपेंड करेगा, दिस पर्टिकुलर एसेट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सोचो एग्जामिनर के ऊपर क्या इंपैक्ट है। क्वेश्चन करने जाते हो, क्वेश्चन करोगे, सॉल्व करोगे, सर कंप्यूटेशन होगी, ये सेक्शन 48 के हिसाब से होती है। सोचो कंप्यूटेशन से पहले लिख रहे हो computation of tax capital gain under the provision of as per the provision of section 48। आप क्वेश्चन में करने बैठोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ना हो सवाल ही पैदा नहीं होता, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ना हो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीजें तो मेंशन होंगी, दोनों 55 में है, ये आपका 55 बस सबसेक्शन याद रखिएगा, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है। हो गई बात, क्या दिक्कत आई इसमें? कुछ भी नहीं। तो ये बेसिक सी चीज है, बेसिक सी चीज, सिंपल इंटरप्रिटेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाली बात, और कुछ नहीं है, नथिंग स्पेशल। यहां पे अगर मैं ओवरऑल लिस्ट देखूं तो मैंने आपको 20-25 सेक्शन से ज्यादा की स्टोरी नहीं बताई है, 20-25 मेजर सेक्शन है, इतना तुम याद कर ही लेंगे यार। और मैं कह रहा हूं 20-25 सेक्शन आपने याद रखे, इसमें से एग्जाम में 10 भी आ गए, पक्का 10 आएंगे, 100% 10 के 10 आएंगे। ठीक है, इतने सेक्शंस तो आएंगे ही जो मेरे बताए हुए। सोचो हर एक इंटरप्रिटेशन का आपको आधा मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिलता है यार, आधा मार्क्स। मैं कहां पे ले गया, हाफ मार्क्स। 5 to 6 मार्क्स भी अगर आपके बढ़ रहे हैं ओवरऑल, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इस चीज का आपके टोटल पर पड़ता है। क्लियर? इसी, और रही बात लास्ट हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, तो इसमें एज सच कुछ है नहीं, सारे के सारे सिंपल पॉइंट्स हैं। इसमें सब कुछ जो टैक्सेबिलिटी है हम जानते हैं, हर टैक्सेबिलिटी के आप सामने सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 लगेगा। हाँ, गिफ्ट बहुत ज्यादा आ जाता है तो गिफ्ट का पैरा 10 है। तो दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट जो मैंने सेक्शंस आपको बताए, उम्मीद करता हूं डेफिनेटली इससे काफी हेल्प आपको मिले। नोट डाउन आप रेगुलरली कर सकते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, आने वाले एग्जाम में अगर इंटरप्रिटेशन पर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। द रीजन बीइंग कि क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको भी आता है, आपके कंपेटिटर को भी आता है। आपको अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करने का, एनालाइज करने का मौका जो है वो एग्जामिनर को देना है। ओके दोस्तों, तो दैट्स द कंटेंट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी स्टडीज।